किस्से, कहानियाँ और किताबों की इस हसीन दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाने वाले हमारे प्यारे बापू की आने वाली है पुण्यतिथि, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, जिसे उन्होंने ऑटोबायोग्राफी का नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ उनका सामना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके लिए हमारे प्यारे महात्मा गांधी, बापू मोहनदास करमचंद गांधी की कहानी लेकर आई हूँ। बताऊंगी आपको वो सारी बातें जो आप शायद उनके बारे में नहीं जानते। महात्मा गांधी जो कि बहुत महान थे, महात्मा का दर्जा दिया गया, वो भी हमारे और आपके जैसे ही आम इंसान थे। उन्होंने भी हमारे और आपके जैसे ही बहुत सारी गलतियां भी की, झूठ भी बोला और चोरी भी की। नहीं मानते ना आप ये बात? तो चलिए, उन्होंने अपने ही शब्दों में अपनी किताब में ये सारी बातें लिखी हैं। गलतियां करना एक बात होती है और गलतियों को अपनाना, उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना, उनसे सीखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे बापू हम सबको कहना चाहते थे कि अगर आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, पर आप उसे सुधारने की इच्छा रखिए। अगर आप उस गलती को सुधारेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये कहानी जो उनके जन्म से लेकर 1921 तक है, उसके बाद की कहानी से हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई, वो हम सब जानते हैं। ये बुक जो कि 1925 से 1929 तक उनके जनरल्स में पार्ट्स में गुजराती में पब्लिश हुई, साथ इंग्लिश जनरल्स में भी पब्लिश हुई। 1998 में इस बुक को 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स की कैटेगरी में शामिल किया गया। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके 4 भाई और 2 बहनें थी, पिता काबा गांधी और माँ पुतलीबाई। पिता जो कि राजकोट में प्राइम मिनिस्टर और राजस्थानी कोर्ट के एक मेंबर थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, स्ट्रिक्ट थे, पर हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाते थे, हमेशा सच बोलते थे और भेदभाव कभी भी नहीं करते थे। जानते हैं, हमारे बापू को बचपन में मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत मुश्किल होती थी। वो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक थे। टीचर्स को अलग अलग नामों से तो बुलाते थे, पर किसी की भी डिसरिस्पेक्ट वो कभी नहीं करते थे। चीटिंग करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और बचपन में उन्हें 2 बातों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। एक हरिश्चंद्र जो कि हमेशा सच बोलते थे और दूसरा वो नाटक जो उन्होंने अपने पिता की किताब में से पढ़ा था, श्रवणा पित्रा भक्ति नाटका। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करेंगे और झूठ कभी नहीं बोलेंगे। एक बार वो स्कूल जा रहे थे, रास्ते में बारिश की वजह से वो लेट हो गए। जब स्कूल पहुँचे तो टीचर ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और उन्हें बहुत डांट पड़ी। तब वो समझ गए थे कि सच्चाई का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। 13 साल की उम्र में उनकी कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो गई और उनकी पत्नी जो कि बहुत स्वाभिमानी थी, वो अपनी पत्नी को बहुत पसंद करते थे। उनके अंदर लस्ट की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते थे, उसे चीजें सिखाना चाहते थे, पर उनका लस्ट उन्हें यह अलाउ ही नहीं करता था। दिन भर तो वो भी काम कर रही होती थी, वो स्कूल जाते थे और रात को ही समय होता था जब वो उसको पढ़ा सकते थे, और तब उनकी अपनी जरूरत बीच में आ जाती थी और वो उसके ऊपर अपने आप को फोर्स करते थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे, पर अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करते थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब थी और ये चीज उन्हें इंग्लैंड जाने के बाद रियलाइज हुई। वो पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी जिंदगी में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उनको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन में, और बाद में उन्होंने एक्सरसाइज को लेकर यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा सीख भी दी थी। खैर, जब वो छोटे थे उन्हें ऑप्ट करना था संस्कृत या फिर पर्शियन में से एक लैंग्वेज, और किसी बच्चे ने कहा कि संस्कृत के टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने पर्शियन ऑप्ट कर ली। तब वो संस्कृत के टीचर बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने बच्चों को कहा कि मैं मेहनत करके तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हारी मातृभाषा है और संस्कृत तो हर किसी को सीखनी ही चाहिए, तुमने ऐसा करके मेरा दिल दुखाया है। बापू ने वापस संस्कृत ले ली और बाद में उन्होंने ये मैसेज हर किसी इंडियन के लिए दिया कि आपको संस्कृत जरूर आनी चाहिए,
ताकि हम अपने पुराणों को, अपने वेदों को अच्छे से जान सके, समझ सके, अपने धर्म को अच्छे से पहचान सके। उन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उन्होंने एक लड़के को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा जो कि एक अच्छा इंसान नहीं था। उनकी माँ उस लड़के के साथ रहने पर बापू को हमेशा मना करती थी, बहुत डांटती थी। तब बापू उनको समझाते कि अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ रहूंगा तो वो सुधर जाएगा, वो भी अच्छी चीजें सीख जाएगा। इस तरह से मैं एक इंसान को सुधारने का माध्यम बन सकता हूँ। उनकी माँ ने उनकी ये बात मान ली और बापू उस लड़के के साथ रहने लगे। वो लड़का जो बापू को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स करता था, कहता था कि जो इंग्लिशमैन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि ये नॉनवेज खाते हैं और ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्हें हराएं तो हमें नॉनवेज खाना चाहिए। बापू का मन इस चीज के लिए नहीं मानता था, पर उसके कहने पर उन्होंने मीट खाया। उन्हें मीट बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर अपने आप को ताकतवर बनाना था, ब्रिटिशर से लड़ना था, ये सोचकर उन्होंने मीट को खाना शुरू कर दिया। उनका दोस्त बापू को खुश करने के लिए मीट की अलग अलग चीजें बनाता और बापू को बाद में वो चीजें अच्छी भी लगने लगी। 1 साल तक घर वालों को झूठ बोलकर बापू ने मीट खाया। वो एक बार एक तवाइफ के यहाँ भी ले गया था, पर बापू ने कुछ नहीं किया। वो बहुत डर गए थे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर सिगरेट भी पी। उन्हें सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता था, पर वो जो धुआं मुंह से निकलता था ना, वो बहुत अच्छा लगता था। इस सब के लिए अब पैसे भी चाहिए होते थे। पैसे लाएं तो कहां से? तो उन्होंने चोरी भी की। उन्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लगा कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ और मुझे मर जाना चाहिए। उन्होंने तय कर लिया कि वो आत्महत्या कर लेंगे। वो जंगल गए और वहां से धतूरा के बीज ले आए। उन्होंने सोचा कि इनको खाकर मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं जीने के लायक नहीं हूँ। पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो एक बहुत ही डरपोक इंसान थे। उन्हें अंधेरे से डर लगता था, उन्हें भूत से डर लगता था, अकेले कहीं जाने आने से डर लगता था। तो अपने आप को मारना तो बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद उन्होंने मरने के बारे में तो कभी नहीं सोचा। हाँ, 15 साल की उम्र में एक बार फिर उन्होंने चोरी की। अपने ब्रासलेट का मोती उन्होंने बेच दिया और उस पैसे को इस्तेमाल किया। बस तब वो बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें लगा कि अब और नहीं, मैं और ये सारे बुरे काम नहीं कर सकता। पर अगर ये सब कुछ अपने पिता को बताऊंगा तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और बताने की हिम्मत भी उनके अंदर नहीं थी। वो सजा पाने के लिए तो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने ये सब कुछ एक कागज पर लिखकर अपने पिता के पास रख दिया। जब उनके पिता ने ये सब कुछ पढ़ा तो वो रोने लगे। उन्होंने बापू को कुछ नहीं कहा। इस बात ने बापू के ऊपर और भी गहरा असर डाला। उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उस दिन वो समझ पाए अहिंसा की ताकत को। किसी को सजा ना देकर, उसकी गलती को जानते हुए भी उसे कुछ ना कहकर आप कितनी बड़ी तकलीफ दे सकते हो, ये बापू ने उस दिन जान लिया था। उस दिन बापू ने एक बात और जानी थी कि आप किसी को कभी बदल नहीं सकते हो। अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, अगर आप भगवान से प्यार करते हो, तो या तो अकेले रहो या हर किसी को अपना दोस्त मान लो। एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट उनकी लाइफ का, जो शेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गलतियां करना एक बात है और गलतियों को अपनाना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें किसी के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है जो बापू ने इस किताब के जरिए किया है। वो अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। वो रोज रात को अपने पिता के पैर दबाते। उनके पिता बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। वो रोज रात को पिता की सेवा तो करते, एक श्रवण कुमार बनने की कोशिश तो करते, पर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी घूमती रहती। वो सोचते कि यहाँ से जाऊंगा तो पत्नी के साथ संबंध बना सकूंगा। यही बात उनके दिमाग में घूमती रहती। वो वहाँ होते पर उनका मन उनकी पत्नी के पास लगा रहता। एक रात उनके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे। तब उनके चाचा वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पिता के पास। बाबू को क्या चाहिए था, वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि उन्हें यहाँ से छुट्टी मिले और वो पत्नी के पास जा पाए। उनकी पत्नी जो कि उन दिनों गर्भवती थी और जब वो कमरे में गए तो वो सो चुकी थी, पर उन्होंने अपनी पत्नी को जबरदस्ती उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं आदमी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, पत्नी के ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। कुछ मिनटों के बाद ही उनके कमरे का दरवाजा खटका और उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया है।
उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई अपने इस बर्ताव पर। एक तो अगर वो उस समय अपने पिता को अकेले ना छोड़कर आते तो उनके आखिरी समय में वो अपने पिता के साथ ही होते, और दूसरा गर्भवती होने के बावजूद भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करना। उस दिन उन्होंने अपनी जिंदगी की 2 बड़ी गलतियां की थी। एक, अपने पिता के इतना बीमार होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे, और दूसरा छोटी उम्र में पत्नी को गर्भवती करना। उनका बच्चा भी नहीं बच पाया था। 6 से 16 की उम्र में वो स्कूल तो गए, पर धर्म को नहीं मानते थे। धर्म को नहीं मानते थे मतलब उन्हें मंदिर जाना पसंद नहीं था। क्रिश्चियनिटी तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्हें लगता था कि अगर आपको क्रिश्चियन बनना है तो आपको उसके लिए वाइन पीनी पड़ेगी, नॉनवेज खाना पड़ेगा, जो अब वो कभी नहीं करना चाहते थे। और दूसरा, वो देखते थे कि क्रिश्चियंस हिंदूज को लो समझते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें लगता था कि क्रिश्चियनिटी एक बहुत ही बुरा धर्म है। इन दिनों तक उन्होंने सच्चाई का रास्ता तो अपना लिया था। उन्होंने जान लिया था कि अगर आप सच बोलोगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। स्कूल के बाद वो कॉलेज में पढ़ने के लिए भावनगर चले गए थे। पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और यहाँ पर उनका बहुत दम घुटता था। तब उनके पिता के एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाए। अगर वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई कर आ गए ना, तो यहाँ पर उन्हें दीवान की नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। गांधी जी ये सुनकर खुश हो गए थे, क्योंकि वैसे भी उनका यहाँ पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पर उनकी माँ उन्हें भेजना नहीं चाहती थी। उनकी माँ को लगता था कि अगर वो इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ जाकर नॉनवेज खाने लगेंगे, ड्रिंकिंग करने लगेंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे। पर गांधी जी अपनी माँ को समझा रहे थे। माँ मानना ही नहीं चाहती थी। तब एक पुरोहित से बात की और उन्होंने गांधी जी को 3 कस्में दिलवाई। एक तो वो कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, दूसरा वो कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, और तीसरा वो दूसरी औरतों से दूर रहेंगे। ये 3 कस्में खाकर और माँ का आशीर्वाद लेकर अपने भाई के साथ वो राजकोट से निकल पड़े। बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे से जाना था शिप इंग्लैंड के लिए, और वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से शिप को कुछ महीनों के लिए डिले कर दिया गया और भाई वापस राजकोट लौट गया। वहाँ बनिया कम्युनिटी ने इस चीज को बिल्कुल अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे तो वो वहाँ जाकर नॉनवेज खाएंगे ही खाएंगे, वहाँ जाकर ब्रिटिशर्स की आदतें उन्हें जरूर लग जाएंगी। गांधी जी ने उन्हें अपनी 3 कस्मों के बारे में बताया, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। तब गांधी जी अपनी बात पर स्टैंड रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो वो इंग्लैंड जाएंगे। बनिया कम्युनिटी ने उन्हें बेदखल कर दिया। गांधी जी इस बात के लिए भी तैयार थे। उनका भाई जाने से पहले पैसे उनके जीजा को दे गया था, पर जब बनिया कम्युनिटी ने उन्हें बेदखल कर दिया, तब जाने से पहले गांधी जी ने अपने जीजा से वो सारे पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो गांधी जी को पैसे देंगे तो उन्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा। तब गांधी जी के दोस्तों ने उनकी मदद की। किसी ने गांधी जी के लिए कपड़े दिलवाए, किसी ने उनके खाने का इंतजाम किया, किसी ने उनकी टिकट दिलवाई, और इस तरह से वो इंग्लैंड के लिए निकल गए 3 साल की पढ़ाई करने के लिए। इस वॉयज में वो बहुत ज्यादा चुप रहते थे, चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, कुछ खाते नहीं थे। जो घर से लेकर आए थे बस वही कुछ खा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था क्या वेज है और क्या नॉन वेज। किसी से बात करें कैसे, अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश की तो गांधी जी ने बता दिया कि उनकी क्या तकलीफ है। खैर, वो इंग्लैंड पहुँच गए और वहाँ जाकर कुछ लोग जिनके बारे में उन्हें कहा गया था, जिनके पास गांधी जी को जाना था, गांधी जी वहाँ चले गए। उधर उन लोगों ने गांधी जी को बताया कि आपको यहाँ पर तौर तरीके सीखने होंगे। किसी को भी सर या मैडम नहीं कहना होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ सर्वेंट्स करते हैं। आपको ब्लैक कलर के कपड़े पहनने होंगे, आपको हैट लगानी होगी, किसी की भी चीजों को छेड़ना नहीं होगा, ऊंची आवाज में नहीं बोलना होगा, और यहाँ के तौर तरीकों को अपनाना होगा। तब गांधी जी ने उन्हें अपनी 3 कस्मों के बारे में बताया। वहाँ उनके सभी दोस्त हंसने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ रहकर नॉनवेज ना खाना, ड्रिंक ना करना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। जिस पर गांधी जी ने कहा कि वो वापस लौट जाएंगे, पर अपनी माँ को दी हुई कसम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। वहाँ उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पे बुक भी पढ़ना शुरू किया और लोगों को वेजिटेरियन होने के फायदे भी बताने शुरू किए। शुरू में वो जहाँ पर रहते, उस आदमी को उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती। जो भी रूखा सूखा उनको मिलता
वो खा लेते। उनका पेट नहीं भरता था, उन्हें बहुत भूख लगती थी, पर वो चुप रहते क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। एक बार उनका एक दोस्त उन्हें जबरदस्ती एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में भी ले गया और उन्हें सूप पिलाने की कोशिश की। उन्हें बिना बताए वो नॉनवेज सूप पिला देना चाहता था। तब गांधी जी ने वेटर को बुलाया और उससे पूछने की कोशिश की कि इस सूप में क्या क्या है। वो दोस्त बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता, ऐसा करके तुम खुद तो मजाक का पात्र बन ही रहे हो, बल्कि मेरा भी मजाक उड़वा रहे हो। अगर तुम्हें ये सूप नहीं पीना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गांधी जी उसी समय वहाँ से उठकर चले गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहकर मुझे इंग्लिश कल्चर तो अपनाना होगा, इसलिए उन्होंने इंग्लिश कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू किया, लैटिन सीखी, फ्रेंच सीखी, म्यूजिक सीखा, डांस भी सीखा, वायलिन और गिटार भी सीखा। पर इस तरह से वो काफी पैसा बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने बाद में अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किया और एक एक पेनी जो वो खर्च करते थे उस अकाउंट बुक में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अब उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। उन्होंने बहुत ज्यादा वॉक करना शुरू किया। वो यहाँ पर यूथ को कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे, जो भी पैसा आप खर्च करते हो उसे रिकॉर्ड करोगे, तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। पैसे बचाने के लिए वो अकेले रहने लगे, अपना खाना खुद बनाते। इस तरह से टाइम भी बचता रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का और पैसे भी बच जाते। कॉलेज के पास ही कमरा ले लिया था, इसलिए आने जाने का एक्सपेंस भी बचता। पैदल आते जाते, इस तरह से वो फिट भी रहते। इन दिनों जब वो वेजिटेरियनिज्म पे किताबें पढ़ते तो उन्होंने एक चीज और जान ली थी कि आपको खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। अब उन्होंने केक खाना, आइसक्रीम्स खाना, पेस्ट्रीज खाना, चॉकलेट्स खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि ये जीने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। हालांकि ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद थी, पर उन्होंने सीख लिया था कि उन्हें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। इस तरह से उनका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। डिग्री तो उनको मिल रही थी, पर जानते हैं बापू की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उन्हें नॉलेज थी पर कॉन्फिडेंस नहीं। वो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बोल ही नहीं पाते थे। कई बार पब्लिक मीटिंग्स होती, गैदरिंग्स होती, जिनमें वो सोच कर जाते कि वो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, और जब उनकी बारी आती तो उनके मुंह से शब्द ही ना निकलता। वो स्टैमर करने लग जाते। ये प्रॉब्लम उनकी इंग्लैंड की पूरे स्टे के दौरान तो रही, साउथ अफ्रीका जाके थोड़ी कम हुई, पर लास्ट तक उनकी ये प्रॉब्लम रही और उन्होंने इसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। कम बोलकर, कम शब्दों में ज्यादा बातें कह पाना या फिर चुप रहकर अपनी बात किसी को समझा पाना, ये ताकत हमारे बापू के पास थी। इंग्लैंड रहने के दौरान ही उन्होंने धर्म के बारे में जानना भी शुरू किया। उन्होंने गीता पढ़ी, उसे अच्छे से समझा, साथ साथ बाइबल भी पढ़ी, इस्लाम धर्म को भी जाना। हर धर्म की अच्छाइयों को उन्होंने समझने की कोशिश की और उन्होंने जान लिया था that God is the help of helpless and strength of the weak। 3 साल की पढ़ाई की, बैरिस्टर की डिग्री ली, हाई कोर्ट में रजिस्टर करवाया और फाइनली 10 जून 1891 को वो इंडिया आ गए। डिग्री तो उन्हें मिल गई थी, पर प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। कोर्ट में जाकर बोल पाए इतनी हिम्मत अभी उनके अंदर नहीं थी। यहाँ इंडिया आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है। जब वो इंग्लैंड में थे, उनके भाई ने सोचा कि उन्हें वहाँ पर परेशान करके क्या फायदा। उन्हें अपनी माँ के देहांत का बहुत दुख हुआ। वो माँ से मिलना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि उन्होंने जो 3 कस्में माँ को दी थी, उन्होंने पूरी तरह निभाया था। वहाँ इंग्लैंड में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी माँ का, उनकी कम्युनिटी का सर नीचा हो जाए। उन्होंने हमेशा सबको प्यार किया, किसी पर भी वो कभी गुस्सा नहीं होते थे, हर किसी को माफ कर देते थे। जल्दी ही कम्युनिटी ने उन्हें अपना भी लिया था और यहाँ बॉम्बे में एज अ बैरिस्टर उन्होंने काम करना शुरू किया। जब पहला केस मिला, सुनवाई के लिए वो पहुंचे तो पूरी तैयारी के साथ तो गए थे, पर वहां जाकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कोर्ट में से भाग खड़े हुए। बैरिस्टर की नौकरी उन्हें बिल्कुल रास ना आई। वो वापस राजकोट चले गए और वहां उनके भाई के इन्फ्लुएंस से उन्हें मेमोरियल लिखने का काम मिलने लगा। इस दौरान उन्होंने देखा कि इंग्लिशमैन इंडियंस को बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, उनको ओवर पावर करते हैं।
एक बार उनके भाई का एक काम उस ब्रिटिशर से था जिससे ये इंग्लैंड से ही जानते थे। जब गांधी जी उनके पास पहुंचे अपने भाई का काम करवाने, तो उन्होंने गांधी जी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। उन्हें वहां से धक्के मारकर निकलवा दिया गया। उन्होंने सोचा कि उनकी कंप्लेंट करें, पर फायदा क्या, सब कुछ उनका ही तो चलता है, उन्हीं की तो मानी जाती है। गांधी जी बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। उनका यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तब उन्हें मौका मिला साउथ अफ्रीका जाने का। इंडिया में ही किसी का एक केस था जिसे हैंडल करना था। उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो बापू को अपने साथ ले जा रहे थे। बापू का पूरा खर्चा वो लोग उठाने वाले थे, साथ साथ 105 पाउंड्स मिलने वाले थे। बापू ये तो जानते थे कि उन्हें एज अ बैरिस्टर नहीं लेकर जाया जा रहा, उन्हें एज अ सर्वेंट लेकर जाया जा रहा है, पर वो यहाँ से चले जाना चाहते थे। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उस समय तक उनकी पत्नी के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, सिर्फ लस्ट का ही संबंध था। वो अपनी पत्नी को पढ़ाना तो अभी भी चाहते थे, पर कारण वही, पढ़ा नहीं पाते थे। हाँ, अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया, अपनी बहन के बेटे को पढ़ाया, और बच्चों को वो बहुत प्यार भी करते थे। खैर, मौका मिलते ही वो इंडिया से चले गए, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। इस बार रास्ते में वो उतने चुप नहीं थे जितना पहले थे। अब वो लोगों से बात भी कर पा रहे थे, इंटरैक्ट भी कर पा रहे थे, उन्होंने नए दोस्त भी बना लिए थे। यहाँ से शुरू होता है उनकी लाइफ का एक मेजर चैप्टर, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसी वॉयज के दौरान जब बीच में शिप रुका, तो उन्हें एक नीग्रो के कमरे में भेज दिया गया। उन्हें पहले तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस कमरे में जैसे उन्हें भेजा गया था, वो वैसे ही वापस लौट आए थे। उन्हें उस दिन भी भगवान ने बचा लिया था, भगवान ने उनका साथ दिया था, और उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया। वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्हें शेख अब्दुल्ला ने रिसीव किया। उनका केस पिटोरिया में था, उन्हें वहां से पिटोरिया जाना था, और वहां जाकर उन्हें पता चला कि साउथ अफ्रीका में तो इंडियंस की कंडीशन और भी खराब है। इंडियंस को कूली कहकर बुलाया जाता है। जो मर्चेंट्स हैं वो मर्चेंट्स कुली, जो बैरिस्टर हैं वो कुली बैरिस्टर, पर कुली इंडियंस के आगे लगाया जाता है। जो थोड़े अमीर थे वो इस बात पर एतराज भी करते थे। कुछ लोग मान जाते, हंसकर टाल देते, और कुछ बिल्कुल नहीं मानते, पर इंडियंस कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ पर काले और गोरे का बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था, और इंडियंस को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता था। उन्हें इस केस के लिए पिटोरिया जाना था, तो उनकी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करा दी गई। और जब वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक वाइट आया। उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे बैठ गए, थर्ड क्लास में जाओ। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तो टिकट है ना, पर उसने कहा टिकट हो या ना हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गांधी जी जिद करने लगे, तब उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती थी, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आए थे। उन्होंने तब शेख अब्दुल्ला और रेलवेज को एक लेटर भी लिखा था। उसके बाद उन्हें वहाँ से स्टेज कोच में जाना था। स्टेज कोच के ड्राइवर ने कहा कि आप पीछे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस कोच में वाइट्स बैठ रहे हैं, तो आप आगे मेरे साथ बैठ जाइए। गांधी जी ने सोचा कि अगर अब कुछ कहूँगा तो आगे जाने का कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं, तो वो चुपचाप उस ड्राइवर के साथ आगे बैठ गए। जब बीच में उस ड्राइवर को आराम करना था, तो उसने नीचे एक गंदी सी चादर बिछा दी और गांधी जी को कहा कि आप मेरे पैरों में बैठ जाइए। ये सुनकर गांधी जी को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। जब तुम मुझे पीछे नहीं बैठने दे रहे थे तब भी मैं मान गया था, पर अब तुम्हारे पैरों में तो मैं नहीं बैठूंगा। ये सुनकर ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधी जी को बहुत बुरी तरह मारा। देखकर पीछे बैठे हुए लोगों को तरस आ गया और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको हमारे साथ पीछे बैठने दीजिए। गांधी जी पीछे तो बैठ गए, पर वो ड्राइवर पूरे रास्ते गांधी जी को घूरता हुआ आया और उन्हें कहा कि एक बार तुम पहुंचो, फिर देखता हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। जब वो जोहानिसबर्ग पहुंचे तो उन्होंने स्टेज कोच की कंपनी को लेटर लिखा और उनसे प्रोटेक्शन मांगी। उन्हें बताया कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। यहाँ आकर तो सीन कुछ और ही उल्टा था। उस दिन संडे था, तो कंपनी का कोई आदमी गांधी जी को लेने नहीं आ पाया, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि वो किसी होटल में रुक जाते हैं। होटल में पहुंचे तो मैनेजर ने कहा कि रूम्स अवेलेबल नहीं है। जब गांधी जी ने ऑफिस जाकर ये बात बताई तो सब लोग हंसने लगे, कहा कि यहाँ पर वाइट्स होटल में इन लोगों को रूम्स नहीं देते हैं। ये सुनकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा। तब एक दोस्त ने कहा कि
आपको मैं एक जगह पर कमरा दिलवा दूंगा, वहाँ का ओनर काफी अच्छा है। ओनर ने कहा कि मैं आपको कमरा तो दे दूंगा, पर आपको होटल के रूम में ही रहना होगा, आप बाहर खाना खाने सब लोगों के साथ नहीं आ सकते। गांधी जी इस बात के लिए मान गए। वो उस आदमी की परेशानी को समझ रहे थे। पर जब खाने का समय आया तो वो आदमी खुद गांधी जी के पास आया। उसने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैंने सब गेस्ट से बात कर ली है, आप बाहर आकर सबके साथ खाना खा सकते हैं। उस समय साउथ अफ्रीका में इतना बुरा हाल था कि आपको कोई खाना सर्व भी नहीं करता था। इंडियंस को पब्लिक पेमेंट पर चलना तक अलाउड नहीं था। उन्हें अगर कहीं बाहर जाना है तो पहले अपने मास्टर की परमिशन का एक लेटर अपने पास लेकर आना होता था, वरना वो ना पब्लिक पेमेंट पर चल सकते थे और ना रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकते थे। इन शॉर्ट, इंडियंस को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। एक और इंसिडेंट हुआ जिससे गांधी जी को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। इंडियंस को कोर्ट में टर्बन पहनकर जाना अलाउड नहीं होता था, उन्हें अपनी टर्बन उतारनी होती थी। जब गांधी जी ने इस बात से इनकार किया तो कोर्ट में उन्हें कहा गया कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं। पर गांधी जी अपनी बात पर स्टिक रहे। उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई की और फाइनली उन्हें टर्बन पहनकर कोर्ट में जाना अलाउ कर दिया गया। यहाँ गांधी जी ने इंडियंस को इकट्ठा किया, उनकी एक कमेटी बनाई और उन्हें कहा कि उन्हें अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। इंडियंस को जागरूक करने का काम गांधी जी ने यहाँ पर शुरू कर दिया था। पहली बार इस कमेटी में उन्होंने स्पीच भी दी थी और उनकी वो स्पीच बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव भी थी। गांधी जी यहाँ पर लोगों की सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन को समझ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर जिसकी हो सके मदद की। जिसे इंग्लिश नहीं आती थी उसे इंग्लिश सिखाई, जिसे जरूरत थी उसकी हर जगह पर मदद की। और गांधी जी को यहाँ फोर्स किया गया कि वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लें। वो एक क्रिश्चियन चर्च में भी जाने लगे। वहाँ उन्हें एक आदमी ने कहा कि तुमने ये जो तुलसी की माला पहनी है इसे तोड़ दो। गांधी जी ने कहा कि ये तो मेरी माँ की माला है, इसे कैसे तोड़ दूं? तब उस आदमी ने कहा कि ये माला पहनना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, सबसे बड़े गॉड जीसस हैं। जीसस से पावरफुल कुछ नहीं है। तब गांधी जी के अंदर अपने धर्म को जानने की भूख पैदा हुई और उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म को बहुत अच्छे से समझा, जाना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस समय इंडियंस की कितनी बुरी कंडीशन थी साउथ अफ्रीका में, तो आपको पढ़नी होगी किताब हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। 1885 में बने एक एक्ट के तहत इंडियंस को उनके बेसिक राइट से डिप्राइव किया गया था। एक बार गांधी जी जब पब्लिक फुटपाथ पर चल रहे थे तो उन्हें वहां से धक्का देकर गिरा दिया गया था। उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने देशवासियों को यहाँ पर उनके अधिकार दिलवा कर रहूंगा। वो जिस केस को लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे वो केस उन्होंने जीत लिया था। उसकी पूरी पढ़ाई की, पूरा अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा दी। अब 1 साल उनका यहाँ पर हो चुका था, केस वो जीत चुके थे और उन्हें वापस इंडिया जाना था। उनके वापस जाने से एक दिन पहले उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उससे पहले वो अखबार पढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक नया एक्ट पास होने वाला है जिसके तहत इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चूज करने का हक नहीं होगा। गांधी जी को ये पढ़कर बहुत तकलीफ हुई और जब वो फेयरवेल पार्टी में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने सबको इस बात के बारे में बताया। बहुत सारे लोग तो इस एक्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। उन्होंने पूछा कि अब क्या करें? तब एक आदमी ने सजेस्ट किया कि गांधी जी को यहीं रोक लिया जाए और वो यहाँ रहकर साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के हक के लिए लड़ाई लड़ें। वो फेयरवेल पार्टी जो कि वर्किंग कमेटी में बदल गई। बीच बो दिया गांधी जी ने सबके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का। पिटीशन फाइल करने की बात हुई, बहुत सारे लोगों से साइन करवाने की बात हुई, पर इसी बीच वो लॉ पास कर दिया गया। पर लोग जागरूक हो गए थे। उन्होंने तय किया था कि अब बूस्टर पिटीशन फाइल किया जाएगा। एक ही फोर्टनाइट में बहुत सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया। 10,000 से भी ज्यादा लोगों के सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने और लंदन टाइम्स ने इंडियंस का इस लड़ाई में साथ दिया। अब साउथ अफ्रीका से जाना गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें ये प्रपोजल दिया गया कि वो हमेशा के लिए यहीं रुक जाएं। पर अगर वो हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका रुकते हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? कम से कम 300 पाउंड का खर्चा पर ईयर होगा। उन्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, एक अच्छा घर बनाना होगा, अपने परिवार को लाना होगा, उनका और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना होगा। ये सब कुछ कैसे होगा? लोगों ने सजेस्ट किया कि जो कमेटी के लिए फंड मिलेगा, जो हमारे पास डोनेशन आएगी, उसमें से कुछ पैसे गांधी जी को एज अ फीस दिए जाएंगे। पर गांधी जी ने कहा कि पब्लिक वर्क के लिए मैं पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा।
तब ये तय हुआ कि उसमें से कुछ लोग गांधी जी को अपने लीगल काम सौंप दे और गांधी जी को उसके लिए फीस मिल जाए। उस समय जो इंडियंस की हालत थी उसके हिसाब से लीगल कामों में गांधी जी का कोर्ट में जाकर लोगों को जितवा पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। पर लोगों ने गांधी जी के ऊपर विश्वास किया क्योंकि उन्हें इंडियंस की हालत को सुधारना ही था, इंडियंस की कंडीशन को बेटर करना ही था, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें वापस दिलवाना ही था। वहाँ पर जो तमिलियन इंडियंस होते थे उन्हें एज अ स्लेव रखा जाता था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने उनके लिए भी लड़ाई की और उन्हें उनके हक दिलवाने के लिए गांधी जी सबके साथ खड़े हो गए थे। साउथ अफ्रीका, जहाँ पर यूरोपियन कल्चर डोमिनेट करता था, वहाँ पर उन्हें बैरिस्टर का काम मिल पाना, कोर्ट में अलाउ हो पाना, ये बहुत मुश्किल था। बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज अ बैरिस्टर एक्सेप्ट कर लिया। पर उस समय उन्हें कहा गया कि अगर उन्हें कोर्ट में आना है तो उन्हें अपनी टर्बन उतारनी होगी और उन्होंने कोर्ट की ये बात मान ली, अपनी टर्बन उन्होंने उतार दी। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी खिलाफत भी की। उन्होंने कहा कि गांधी जी को कोर्ट की ये बात नहीं माननी चाहिए थी, उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए था। पर गांधी जी का कहना है कि हमारा डिसीजन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। अगर उस समय वो जिद पर अड़ जाते तो वो कोर्ट में एज अ बैरिस्टर काम नहीं कर पाते। हम हर समय हर चीज को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके हिसाब से हमें झुकना भी पड़ता है। जैसे सच्चाई की अपनी खूबसूरती होती है, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज की भी अपनी खूबसूरती होती है। कई बार आप कॉम्प्रोमाइज करके बहुत कुछ पा सकते हो। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। उधर भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था और इधर नीटल में गठन हुआ 22 मई 1894 में इंडियन नीटल कांग्रेस का, जिसके सेक्रेटरी बने हमारे गांधी जी और मेंबर बनने के लिए देने थे 5 शिलिंग्स। पर गांधी जी ने सामने आकर कहा कि मैं 1 पाउंड हर महीने दूंगा। हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, पर उन्हें देखकर बहुत सारे लोग आगे आए। कोई 1 पाउंड देने को तैयार हो गया तो कोई 2 पाउंड। फंड्स कलेक्ट करना एक बहुत ही भारी काम था। हर महीने मीटिंग्स होती थी और वहाँ पर गांधी जी सबके लिए एक मसीहा बन चुके थे। असल में शुरू में वहाँ पर एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए इंडियंस को बुलाया गया था, पर जब देखा कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो यूरोपियंस डर गए कहीं ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं। तब 1894 में उन लेबर्स के ऊपर 25 पाउंड पर ईयर का टैक्स लगा दिया गया, जो उनके लिए पे कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। 5 साल के बाद या तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाओ या फिर वापस जाओ। अब गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स से भी बात की। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक चाल चली। उन्होंने पर पर्सन 3 पाउंड का टैक्स करवा दिया और कहा कि हम इंडियंस की मदद कर रहे हैं, जबकि ऐसा करके इंडियंस की कोई खास मदद नहीं हुई थी। अब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जीत मिली। 3 साल के बाद 6 महीने के लिए वो इंडिया गए अपने परिवार को लेकर आने के लिए। इंडिया पहुंचकर भी वो यहाँ पर लोगों में जागरूकता लाना चाहते थे साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के लिए। उन्होंने यहाँ पर एक पैम्फलेट इशू किया जो कि ग्रीन पैम्फलेट के नाम से जाना गया, जिसमें उन्होंने इंडियंस की कंडीशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ये पैम्फलेट जो ब्रिटेन भी पहुंचा और साउथ अफ्रीका भी, जहाँ पर उसे तोड़ मरोड़ कर दिया गया, जिसका खामियाजा गांधी जी को बाद में उठाना पड़ा। उन्होंने यहाँ इंडिया में रहकर एक तो लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की और दूसरा देखा कि इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हाइजीन और क्लीनलीनेस। यहाँ पर हर जगह बहुत ज्यादा गंदगी थी। टॉयलेट्स तो इतने गंदे थे जिसको बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल था। इसके लिए जो कमेटी इंडिया में बनी वो उसके मेंबर बन गए और उसके बाद घर घर जाकर उन्होंने मुआयना किया। पाया कि लोगों ने इतना गंदा हाल किया हुआ था। कई लोगों के घरों में तो कमरे में ही एक होल बना हुआ था जो कि यूरिनेशन के लिए यूज किया जाता था। पूरे घर में हर जगह यूरिन की स्मेल होती थी और किसी किसी घर में तो उसे स्टूल पास करने के लिए भी यूज किया जाता था। मंदिरों की हालत तो और भी खराब थी और कोई भी सुनना नहीं चाहता था। तब बात हुई अनटचेबल के क्वार्टर्स को चेक करने की। सबने मना किया, जिस पर गांधी जी ने कहा कि वो खुद जाएंगे। जब अनटचेबल्स के क्वार्टर्स में गए तो उन्हें कहा कि अपने टॉयलेट्स दिखाओ। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास टॉयलेट्स कहाँ, वो तो बड़े लोगों के पास होते हैं। पर जब घरों की कंडीशन देखी
तो एक्चुअल में वो बाकियों के मुकाबले काफी साफ थी। उन्होंने यहाँ लोगों में क्लीनलीनेस को लेकर बहुत जागरूकता फैलाने की कोशिश की। हालांकि लोग इसके लिए काफी रिलेक्टेंट थे। एक जगह उन्होंने देखा कि टॉयलेट बहुत गंदा है। जब उन्होंने एक आदमी से कहा कि टॉयलेट को साफ कर दे, तो उसने कहा ये मेरा काम नहीं है। गांधी जी ने खुद झाड़ू लेकर उस टॉयलेट को साफ कर दिया था। पर अकेले वो कहाँ क्या क्या करते। गांधी जी के 2 मेन पैशन थे, अहिंसा और बीमारों की सेवा करना। वो यहाँ जिससे भी बात करते साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के बारे में, हर कोई उन्हें कहता कि अभी इंडिया खुद ही इतना जूझ रहा है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों से लड़ना है, तो आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। आप साउथ अफ्रीका के बारे में क्यों सोच रहे हो? पर उन्होंने याद किया गीता का वो उपदेश जिसमें लिखा था कि आपको अपना धर्म निभाना चाहिए, चाहे उसमें आप वीर गति को प्राप्त हो जाओ। इसलिए वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए। उन्होंने रास्ते में अपनी पत्नी को यूरोपियन कल्चर सिखाने की कोशिश की, उन्हें पारसी साड़ी पहनाई, अपने बच्चों को यूरोपियन कल्चर सिखाया, उन्हें उसी हिसाब से कपड़े पहनाए, कहा कि शूज और सॉक्स पहनना तो मस्ट है। अभी तक भी उन्हें यही लगता था कि वो अपनी पत्नी के ऊपर पूरा अधिकार जमा सकते हैं। जब वो नेटल पहुँचे तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ और ही था। यहाँ पर उनके इंडिया में छपाए ग्रीन पैम्फलेट की वजह से व्हाइट्स उनके खिलाफ हो चुके थे और बाहर लोग उन्हें मारने के लिए इकट्ठा हो गए थे। उनके खिलाफ 2 चार्ज लगाए गए थे। एक तो ये कि वो 2 शिप्स लेकर आए हैं ताकि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स के खिलाफ काम कर सके, और दूसरा वो व्हाइट्स के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनके खिलाफ उन्होंने लोगों को भड़काया है। था सच्चाई और भगवान पर विश्वास। पर जब वो बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें पत्थर से मारा। बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बात की सफाई दी, पर कोई सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग इग्नोरेंट हैं। इन्हें नहीं पता कि सच्चाई है क्या। जब अनजाने में इन्होंने मेरे ऊपर वार किया है तो मैं इनके खिलाफ क्या चार्ज लगाऊं? गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को अपनी गलती समझ में आएगी तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं इन सबको माफ कर दूंगा। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया और साथ साथ वो प्रिंटेड ग्रीन पैम्फलेट भी दिखाया जो वो इंडिया से लेकर आए थे, जिसके बाद लोग उन्हें समझ पाए। अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्हें पब्लिसिटी भी मिली, लोगों का प्यार भी मिला और वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। यहाँ पर उन्हें चिंता थी कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। वो यूरोपियन कल्चर अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते थे। सिखाना चाहते थे हिंदी, गुजराती, अपना भारत का कल्चर, हिंदुइज्म। तब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही अपनी देखरेख में बच्चों को पढ़ाया और एक गवर्नर रख ली। तब लोगों ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं, जिस पर गांधी ने कहा कि अभी ये बच्चे अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए मुझे ही इनका डिसीजन लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सोशल सर्विस करें, लोगों के काम आए। उनके पास डिग्री हो या ना हो, पर संस्कार जरूर होने चाहिए। अब गांधी जी और उनकी पत्नी के बीच में संबंध भी बहुत ज्यादा सुधरने लगे थे। 2 और बच्चे हुए उनके यहाँ पर। नर्सिंग पर किताबें पढ़ी, खुद अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अपनी पत्नी की हर चीज में मदद करने लगे, उन्हें पढ़ाया भी। और साथ साथ अब वो ये भी समझ गए थे कि आपको अपनी पत्नी के साथ फिजिकल कांटेक्ट तभी करना चाहिए जब आप रिप्रोडक्शन करना चाहते हो। आपको अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल सीखा। हालांकि ये उनकी कमजोरी थी, पर उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। उनके भगवान पर विश्वास ने उनको ये ताकत दी। वो ये प्रूव कर पाए कि बिना फिजिकल रिलेशनशिप के भी वो अपनी पत्नी को वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जो वो उन्हें देना चाहते हैं। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाते हुए उन्होंने कम से कम खाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स या फिर नट्स ही खाते थे। खाना वो किसी भी खुशी के लिए नहीं खाते थे, सिर्फ उतना ही खाते थे जितना जरूरत हो। उन्होंने व्रत रखना शुरू किया और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। वो अपने सेंसेस के साथ साथ अपने वर्ड्स को और अपने कामों को भी कंट्रोल करते थे, अपने हिसाब से सब कुछ करने लगे थे। वो जानते थे कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल काम करने में ही तो सुख मिलेगा, मुश्किल काम करके ही तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने सारे काम खुद करने शुरू कर दिए, चाहे वो अपने कपड़े धोना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, पैदल चल के
कोर्ट तक जाना हो, हर काम वो खुद करते। शुरू शुरू में जब वो ठीक से कपड़े नहीं धो पाते, उनका व्हाइट कॉलर गंदा दिखता तो कोर्ट में लोग उनका मजाक उड़ाते और वो हंस कर टाल देते, कहते कि इस तरह मैंने आपको हंसने का मौका तो दिया है। पर धीरे धीरे वो इतने परफेक्ट हो गए थे कि ड्राई क्लीन किए हुए कपड़ों और उनके धोए हुए कपड़ों में कोई फर्क कर ही नहीं सकता था। 1899 में उन्होंने रियलाइज किया कि अब यहाँ पर उनकी इतनी जरूरत नहीं है, चीजें स्टेबल हो चुकी थी, इंडिया में उनकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया वापस जाएंगे। उनके लिए एक फेवर पार्टी रखी गई और उन्हें बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले। गांधी जी को लगा कि अगर वो ये सारे गिफ्ट्स लेकर जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे उन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट ली है। उन्हें ये सारे गिफ्ट्स एक्चुअल में मिले तो उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए ही थे ना। उनके बच्चों को उन्होंने समझाया, बच्चों ने गिफ्ट्स वापस करने के लिए हाँ कह दिया। इन्हीं गिफ्ट्स में एक गोल्ड का सेट भी था। पर जब उन्होंने कस्तूरबा से कहा वो सेट वापस करने के लिए, तो कस्तूरबा रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद तुम्हें सेट दिलवा दूंगा। तब कस्तूरबा ने कहा, तुम मुझे क्या सेट दिलवाओगे? तुमने तो मेरे सारे जेवर बेच दिए, तुमने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं दिलवाया, मैं तुमसे क्या उम्मीद करूंगी। तब गांधी जी के बच्चों ने अपनी माँ को समझाया और 1901 में वो सारे गिफ्ट्स ट्रस्ट में जमा करवा के वो एक बार फिर इंडिया लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं, पर कोई भी अच्छे से काम नहीं हो रहा था। लोग बहुत ज्यादा आलसी थे और अपनी लग्जरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। वहाँ बापू जो हर काम करने को तैयार हो जाते थे, लोग उनकी तारीफ भी करते थे। उन्होंने 3rd क्लास का ट्रेन का टिकट लिया और पूरे इंडिया के टूर पर निकल गए। उन्हें कहा गया कि वो 1st क्लास में क्यों नहीं जा रहे। तब बापू ने कहा, जब 3rd क्लास में जाएंगे तभी तो लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम को वो समझ पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए। वहाँ जाकर देखा कितनी गंदगी है। उन्हें सब कुछ बहुत बुरा लगा। उन्होंने वहाँ के पंडित को 1 पैसा दिया। पंडित ने वो पैसा फेंक कर मारा और गांधी जी को कहा कि उन्हें इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, रखना है तो रखो, आप ही का नुकसान है, नहीं रखना तो लौटा दो। जब गांधी जी वापस आने लगे तो उस पंडित ने गांधी जी को बुलाकर वो 1 पैसा ले तो लिया, पर गांधी जी से कहा कि भगवान उन्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा, जो मंदिर की हालत है, क्या भगवान उसके लिए आपको माफ कर पाएंगे? वापस राजकोट चले गए और वहाँ जाकर एज अ बैरिस्टर काम करने लगे। उन दिनों प्लेग बहुत ज्यादा फैला हुआ था। राजकोट में रोज 25-30 केस प्लेग के आ जाते, लोग मरते रहते और ब्रिटिशर्स कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वैसे भी उनके लिए इंडियंस की जान की कोई कीमत नहीं थी। गांधी जी को कहा गया कि उनकी जान की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को और उन्हें बॉम्बे बुला लिया गया। बॉम्बे आने के कुछ दिनों के बाद उनका बेटा बहुत बीमार हो गया। एक पारसी डॉक्टर आया, उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपका बेटा ठीक हो जाए तो आपको उसे नॉनवेज खिलाना होगा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नॉनवेज नहीं खिलाऊंगा। वेजिटेरियनिज्म की ताकत को समझा, भगवान पर विश्वास किया और कुछ दिनों में ही सिर्फ ऑरेंज जूस और पानी पिलाकर उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया और बाद में उनका वो बेटा उनके सारे बच्चों में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहा। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया, सच का साथ दिया, भगवान में विश्वास रखा और यहाँ भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना शुरू कर दिया था। पर तभी साउथ अफ्रीका से बुलावा आ गया। कहा कि बहुत अर्जेंट है और गांधी जी को साउथ अफ्रीका लौटना होगा। उन्हें अपना प्रॉमिस याद था और वो एक बार फिर साउथ अफ्रीका चले गए। ये बात है 1921 की और उसके बाद की कहानी से हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है, जानता है कि बापू ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने काम किए। अहिंसा की ताकत को उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया और अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा योगदान बापू का रहा। बापू जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, हमारे देश का हर बच्चा बच्चा उन्हें आज भी याद करता है। हर बच्चे के मन में उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा इज्जत का भाव है। भारत का हर देशवासी बापू के इस योगदान को सैल्यूट करता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे प्यारे बापू के बारे में कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। उनके इस किरदार के बारे में जानकर आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकेंगे, जो उनकी जिंदगी का असल उद्देश्य था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और किसकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी नॉवल सुनना चाहते हैं।
जल्दी लौट कर आऊंगी। जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर किसी तक ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद। में भी जलती रहेगा।